गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे गायनी पेपर सेकंड के चैप्टर 13 की ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू तीनों पूछे जा सकते हैं और इसमें से ज़्यादा चांसेस है पूछने के एसएक्यू के। कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं, तो सबसे पहले अपन क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनाटॉमी से अपन को पता लगेगा लोकेशंस वगैरह कि कहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब बताने के लिए। जैसे एमआरआई वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाते हैं, तो एनाटॉमी इम्पोर्टेंट होती है समझने के लिए कि लोकेशन कहाँ पर है। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे अपन स्तन कीलक, फिर फाइब्रो एडिनोम ऑफ ब्रेस्ट, देन स्तन अर्बुद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अपना क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप है ना किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत उसका लोकेशंस वगैरह कहाँ पर प्रेजेंट है, बना किस किस से, थोड़ा बहुत वो लिख देते हो जो कि क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मोटा मोट बता देती हूँ कि होता कहाँ पर है। तो देखो, ब्रेस्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है। वर्टिकली अगर देखते हैं, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकली ये होता है सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब के बीच में। ओके, सेकंड से लेके सिक्स्थ रिब के बीच में वर्टिकल इसका वो एक्सपांशन हो गया। हॉरिजॉन्टली ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इधर की साइड अपनी क्या हो गई, ये अपन लेफ़्ट की बात कर रहे हैं, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इधर ये क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर से लेके ये इधर एक्जिला हो गई, मिड एक्सिलरी लाइन तक होता है। तो स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक इसका होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ओके, इसके अलावा एक थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है, एक टेल टाइप मान लो, वो है ना एक्जिला के अंदर तक जाती है, उसे बोला जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, निपल और एरियोला कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपन ने सेकंड से सिक्स्थ के बीच में तो इसकी वो वर्टिकल देखा था, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होता है कौन, निपल। ठीक है, और इसके अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसे बोला जाता है एरियोला। ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं इन सब की अपन। ठीक है, तो ब्रेस्ट क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। ठीक है, कोई पूछे तो ब्रेस्ट कौन सी ग्लैंड है, तो ये एक स्वेट ग्लैंड होती है जो कि मॉडिफाई हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। और ये एक वाइटल एसेसरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में काम में आता है, संतति उत्पन्न करने के काम आता है। अब संतति उत्पन्न करने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये एक वाइटल एसेसरी ऑर्गन हो गया। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी इज क्रूशियल फॉर द डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग द कंडीशंस लाइक ब्रेस्ट कैंसर, एब्सिस एंड फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस। एक्सटेंट की बात करें तो वर्टिकल अपन ने देख लिया, सेकंड से लेके सिक्स्थ मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, ये मैंने आपको नहीं बताया कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे है। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन। और हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक था, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, उसके बाद एक्सिलरी टेल आती है। एक्सिलरी टेल जो होती है ब्रेस्ट टिश्यू का ही एक्सपांशन होता है जो कि एक्सिला के अंदर जाता है, और इसकी ओपनिंग होती है एक डीप फेशिया के अंदर, जिसे बोला जाता है फोरामेन ऑफ द लेंगर। निपल और एरियोला है, तो निपल और एरियोला कहाँ पर प्रेजेंट है, निपल कहाँ पर प्रेजेंट है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट है नलीपेरस वुमन के अंदर। बट जो मल्टीपेरस होती है उनमें थोड़ा सा डिफर कर सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज। उसके बाद में आता है एरियोला। एरियोला जो होता है वो पिगमेंटेड एरिया होता है जिसमें सिबेशियस ग्लैंड होती है, उसे क्या बोला जाता है, मोंटोगमेरिस ट्यूबरकल बोला जाता है। ठीक है, मोंटोगमेरिस ट्यूबरकल एनलार्ज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसे लुब्रिकेशन देने के लिए। लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एनलार्जमेंट होगा तो वहाँ पे क्रैक आ सकते हैं, स्किन फट सकती है, तो इसके लिए ये लुब्रिकेशन देती है। अब स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन देखिए तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली तीन चीज़ें होती है। क्या क्या, पहला होता है स्किन, स्किन के नीचे होता है पेरेनकाइमा, ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ब्रेस्ट का मेन टिश्यू होता है पेरेनकाइमा, और उसके नीचे होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है सपोर्टिंग टिश्यू।
अब स्किन में क्या क्या इंक्लूड होता है, निप्पल और एरियोला। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, स्किन में मान लो कोई चेंजेस होते हैं तो वो किसका है, कैंसर का साइन है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, डिम्पलिंग हो जाए स्किन में और एक ऑरेंज पील जैसी सी वहाँ पे अगर अपीयरेंस मिले तो वो कैंसर के साइंस होते हैं। दूसरा आता है अपने पास में पेरेन्काइमा, ग्लैंडुलर टिश्यू। फंक्शनल पार्ट जो होता है, अगर पूछे क्वेश्चन कि फंक्शनल पार्ट कौन सा है ब्रेस्ट का, तो पेरेन्काइमा ही इसका फंक्शनल पार्ट होता है। ओके, उसके बाद में है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं, हर एक लोब में लोब्यूल्स होते हैं और लोब्यूल्स एल्वियोलाइज के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सिक्रेटरी यूनिट कौन सी होती है, तो एल्वियोलाई होती है। और ये ड्रेन किसके द्वारा करती है, लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा करती है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट कौन सी हो गई अपनी, एल्वियोलाई। और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो है वो मिल्क निप्पल तक जाता है। उसके बाद में आता है अपने पास में लेक्टिफेरस साइनस। लेक्टिफेरस साइनस क्या होता है, यहाँ पर मिल्क जो है वो रिजर्व रहता है। ठीक है, डक्ट का ही डायलेटेड पार्ट होता है जो कि निप्पल के पास में होता है। यहाँ पर मिल्क जो है वो कलेक्टेड रहता है। जब बच्चा शक करता है और ऑक्सीटोसिन का रिफ्लेक्स आता है तो मिल्क इंजेक्शन होता है। उसके बाद में आता है अपने पास में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, सपोर्टिंग टिश्यू होता है। इसका एक पार्ट होता है फेटी स्ट्रोमा, दूसरा होता है फाइब्रस स्ट्रोमा। फेटी स्ट्रोमा जो होता है ब्रेस्ट का जो बल्क पार्ट होता है, स्पेशली नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर, तो वो बनाने का काम फेटी स्ट्रोमा ही करता है। ब्रेस्ट का साइज इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसमें, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर, वहाँ पर ग्लैंड का ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसी का ज़्यादा रोल होता है। दूसरा है फाइब्रस स्ट्रोमा। फाइब्रस स्ट्रोमा में क्या होता है, कोपर्स लिगामेंट होता है। कोपर्स लिगामेंट का क्या काम होता है, स्किन को डी फेशिया से कनेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, और ब्रेस्ट को ये सपोर्ट देता है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ब्लड सप्लाई की, कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन किसकी ब्रांच है इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिंपली बस ये याद रखना है, यहाँ पर मेनली थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, और क्योंकि ये इंटरकोस्टल स्पेस पे, कोस्टल एरिया पे प्रेजेंट है, इसलिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट है अपने पास में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, दूसरी लेटरल थोरेसिक आर्टरी, तीसरी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, और फोर्थ है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए 3 टाइप के लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ब्रेस्ट के लिए, अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड करता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है एक्सिलरी लिम्फ नोड। 75% जितना भी ड्रेनेज होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड पे ही होता है। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी अलग अलग तरीके में डिवाइड किया जाता है। पहला पेक्टोरल, पेक्टोरल मतलब एंटीरियरली जो प्रेजेंट है, सब स्केपुलर जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ह्यूमरल लेटरली प्रेजेंट है, सेंट्रल और एपिकल। टोटल 5 हो गया, कौन कौन सा, पेक्टोरल, सब स्केपुलर, ह्यूमरल, सेंट्रल एंड एपिकल। ओके, इतना याद नहीं रहे तो सिंपल याद रखना है, एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं जिसमें 75% ड्रेनेज होता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला आता है अपने पास में इंटरनल मेमोरी नोड्स। इसे पेरास्टर्नल भी बोला जाता है, जिसमें 20% ड्रेनेज होता है। जो ब्रेस्ट के मीडियन क्वाड्रेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। अब सुप्राक्लेविकुलर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, इनका रोल बहुत कम होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, लगभग 5% से भी कम मान लो। ठीक है, माइनर पाथवेज होते हैं ये, और लेकिन ये एडवांस कैंसर में इम्पोर्टेंट होता है, बाकी नॉर्मली ये ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
अब कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस है, ये डिजीज़ नहीं है, ये कुछ साइंस है जो नॉर्मली बताए गए हैं यहाँ पे कि कैंसर में कौन से साइन मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में मेन 3 चीज़ें होती है। क्या क्या मिलता है? पहला तो मिलता है पाउडी ऑरेंज, ठीक है। ये क्या होता है? ऑरेंज पीलिंग जैसी अपीयरेंस मिलती है। अब होता क्या है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर कैंसर सेल कर देती है तो वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है। तो फ्लूइड जमा होने की वजह से स्किन में एडिमा हो जाता है और हेयर फॉलिकल्स ऊपर से पुल होते हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज पील जैसा लुक मिलता है। ओके, उसके बाद में आती है स्किन डिम्पलिंग। ये क्यों होता है कि कोपर्स लिगामेंट जो है वो जब कैंसर के कारण श्रिंक हो जाता है या फिर है ना ट्यूमर उसको पुल करता है, तो उसकी वजह से स्किन भी अंदर की तरफ खिंच जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन डिम्पलिंग मिलती है। तो ये है ना, ये वाले साइंस इम्पोर्टेंट है, याद रखना बहुत। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट का कार्सिनोमा बहुत थोड़ा कॉमन है, और उसके अलावा मतलब नॉर्मल अगर कोई फाइब्रोएडिनोमा है तो वो अलग बात है, लेकिन ये अगर साइन मिल रहे हैं तो कंफर्म वो कार्सिनोमा ही है। उसके बाद में आता है रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर सेल जो होती है वो लेक्टिफेरस डक्ट है जो है उसको पुल करती है, जिसकी वजह से निपल अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट अपने पास में साइंस की। एक तो पाउडी ऑरेंज हो गया, दूसरा स्किन डिम्पलिंग हो गया, और तीसरा हो गया रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। फिर आती है ब्रेस्ट एप्सिस। ब्रेस्ट एप्सिस को और क्या बोला जाता है? मेस्टाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कॉमनली लैक्टेटिंग वुमन में होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क वहाँ पे मान लो कि रुकता है, बच्चा पूरा यूज़ नहीं करता या फिर वो नहीं करवा रही है, लैक्टेशन नहीं करवा रही है, तो उसके अंदर मिल्क अगर रुक रहा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी साथ में अगर हो जाए तो वही एप्सिस बना लेगा वो। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि इंसिजन जो है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज कैसे कैसे किया जाता है? रेडियल कट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर क्रॉस कट करेंगे तो जो डक्ट है वो डैमेज हो जाएगी। डक्ट भी कैसे होते हैं? रेडियली ही अरेंज होते हैं। तो रेडियल अगर अपन भी, हाँ, अपन भी रेडियल ही कट लगाएंगे उनके बीच में, अगर क्रॉस कट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डक्ट कट हो जाएगी और फ्यूचर में ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब आती है रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है? ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच का स्पेस होता है जिसमें कि लूज एरियोलर टिश्यू होता है। इसी की वजह से ब्रेस्ट जो होता है फ्रीली मूव करता है। बट अगर क्या होता है कि ट्यूमर वहाँ पे इन्वेड कर जाता है, इन्वेड कर जाएगा तो ब्रेस्ट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, और ये मैलिग्नेंसी का साइन है। फिर है सेंटिनेल नोड बायोप्सी। ये क्या होती है? सेंटिनेल नोड क्या होती है? फर्स्ट लिम्फ नोड रिसीविंग द ड्रेनेज। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये वाली जो नोड है वो कैंसर फ्री है तो बाकी नोड भी सेफ माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ड्रेन इसी में होता है। अगर पॉजिटिव है मतलब कि कैंसर का स्प्रेड कंफर्म होता है। पूरी एक्सिलरी नोड से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। केवल इसी में से पहले बायोप्सी की जाती है स्टार्टिंग में। अभी इसका सेकंड टॉपिक जो है वो है स्तन कीलक और स्तन ग्रंथि। स्तन कीलक क्या होता है? तो स्तन कीलक होता है कि अगर माता जो है, धात्री जो है, वो भोजन के साथ में अगर किसी विजातीय द्रव्य, ठीक है, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है उसको साथ में खा लेती है तो उसका डाइजेशन नहीं होता है और वो धमनियों के थ्रू कहाँ चला जाता है? ब्रेस्ट टिश्यू में जाके, ब्रेस्ट में जाके और वहाँ की डक्ट्स में अगर वो अटक जाता है तो उसी को स्तन कीलक बोला जाता है, ठीक है। तो आचार्य काश्यप ने इसका डिटेल से वर्णन किया है, ठीक है। और स्तन कीलक नामक कौन से चैप्टर में बताया है? 19वें चैप्टर में इन्होंने स्तन कीलक नामक व्याधि का वर्णन किया है। और ये व्याधि किस में होती है? धात्री, दूध पिलाने वाली माता के द्वारा भोजन के साथ में किसी विजातीय द्रव के सेवन से ये उत्पन्न होती है। तो निदान क्या क्या हो जाएगा? विजातीय द्रव ही हो जाएगा, जैसे कि तृण, कीट, तुस, शूक, मक्षिका, लोष्टक, जिनका भी डाइजेशन नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या होगा
कि धात्री जो है वो भोजन के साथ में वज्र का सेवन करेगी। अब क्या होगा, सेवन तो कर लिया बट ये डाइजेस्टेबल है नहीं, तो अग्नि क्या हो जाएगी, जठराग्नि से पचा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्लेद युक्त होकर के वायु से प्रेरित हो जाता है और ये रस धातु के साथ में मिलकर के स्तन वह सिराओं में पहुंच जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है जो फीमेल्स, उनमें विशेष रूप से वो थोड़ी खुली होती है, जैसे कि जो नॉन लैक्टेटिंग है उनमें वो ओपन नहीं होती है, ज़्यादा चौड़ी, मतलब वही है, स्पेस भी कम होता है, तो उनमें ये विशेष रूप से खुली होती है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर पहुँच करके अवरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से स्तन कीलक की उत्पत्ति होती है। अब एक चीज इन्होंने बोली है कि स्तन कीलक से रक्षित धात्री, तो रक्षित धात्री कौन होगी, जो अच्छा आहार विहार करेगी, खुद का ध्यान रखेगी, अच्छी जगह जिसको रखा जाएगा, जैसे कि सूतिका है, ठीक है, सूतिका परिचर्या बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, अच्छी जगह वो रह रही है, अच्छा वो खाना खा रही है, अच्छा वो स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो उसको स्तन कीलक नहीं होगा। तो जो धात्री श्रेष्ठ एवं हितकर भोजन करती है, जिसका लालन पालन तर्पण अच्छे से किया जाता है, जो श्रेष्ठ वातावरण में रहती है, तो वो ये व्याधि से बची हुई रहेगी। ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बहुत वो है, वो तो कि ठीक है, नॉर्मल बताया है कि किसको ये व्याधि नहीं होगी। अब भेद की बात करें, ठीक है, भेद और लक्षणों की, तो सामान्य लक्षण इसके क्या क्या आते हैं, तो सामान्य लक्षणों में वही नॉर्मल चीज़ें होगी कि अजीर्ण, क्योंकि अजीर्ण तो होगा, अग्नि अपन ने नॉन डाइजेस्टेबल चीज खाई है, डाइजेस्ट नहीं होगी तो अग्निमांद्य होगा, तो अजीर्ण होगा। अरति होगी, ग्लानि, शरीर व्यथा, अरुचि, अंगमर्द, शिरः शूल, ज्वर, तृष्णा, अतिसार, मूत्र संग्रह, ये कुछ सामान्य लक्षण आएंगे। अब उसके अलावा स्थानिक लक्षण क्या आएंगे, तो जाके और ब्रेस्ट में ये डिस्कम्फर्ट करेगा, वहाँ पे पेन करेगा, शूल करेगा, ठीक है, तो स्तनों में जकड़ाहट होगी, श्राव होगा, सूजन, सूल और दहाव होगा, वहाँ पे सिराओं का जाल दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, स्पर्श असहत्व होगा और स्तन के भीतर कील के समान कठोर गांठ महसूस होगी। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण वातज कीलक जो होता है वो शीघ्रता से बढ़ता है, पित्तज वाला बहुत जल्दी पाक और भेदन होता है, पस फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है पित्तज में, और ठीक है, कफज में वही वात पित्त कफ का जो रोल है वो हर एक डिजीज में अपना मतलब अपने गुणों के हिसाब से होता है। तो जैसे कि वात का अपन को पता है शीघ्रता से बढ़ता है, पित्तज का काम होता है पाक करना, और कफज क्या करता है, बहुत टाइम तक बना रहता है और धीरे धीरे कष्ट देता है। वज्र निकालने का मार्ग, वज्र निकालने का मार्ग में तो यूं है कि अगर विपरीत मार्गों में नहीं गया है वो, ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट है, स्तनों में ही प्रेजेंट है, तो अगर बालक स्तनपान के समय खींचकर उसे बाहर निकाल देता है या फिर स्तन को दबा करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, तो चिकित्सा का अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, वज्र को बाहर निकालना और स्तन के स्वास्थ्य को बहाल करना, वापस उसे उसकी नॉर्मल कंडीशन में लेके आना। तो मुख्य चिकित्सा सूत्र क्या है इसका, सबसे पहले घृतपान करवाया जाता है ताकि स्रोतसों को स्निग्ध किया जा सके, ठीक है, तो जो स्रोत स्निग्ध हो जाएंगे तो क्या होगा कि वज्र ढीला हो जाता है और बाहर निकल जाता है। अब दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, स्तन निर्दोह और मर्दन करेंगे, स्रोतसों का मार्दव कर दिया है, उसके बाद में युक्ति पूर्वक दबा करके और मालिश करके फंसे हुए द्रव को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, शरीर का शोधन करेंगे, दोषों को निकालने के लिए विरेचन दिया जाता है। शीतल उपचार, जलन और सूजन, अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो शीतल उपचार किया जाएगा, और शस्त्रक्रम अगर फिर भी नहीं निकलता है, ठीक है, अगर स्तन कीलक कैसा है, कच्चा है, तो उसका श्रावण करना चाहिए, ड्रेनेज करना चाहिए, और अगर वो पक गया है, एप्सिस बन गई है, तो एप्सिस के जैसा हो गया है, तो उसे चीरा लगा करके बाहर निकाला जाता है। अब है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि क्या होती है, तो जैसे अपन शरीर में बाकी जगहों की ग्रंथि पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मांस, रक्त, कफ और मेद धातु दूषित हो जाती है, ठीक है, स्तन प्रदेश में, तो कुपित होकर के वहां पर एक गोल उन्नत गांठदार शोफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रंथि बोला जाता है। तो अगर ये स्तन में है तो इसे स्तन ग्रंथि बोला जाएगा। संप्राप्ति कैसे होती है, सबसे पहले
फीमेल क्या करेगी, निदान सेवन करेगी। निदान सेवन करने की वजह से वातादि दोष प्रकोप होंगे। और वातादि दोष मेनली तो ये धातुएं याद रखनी है कौन कौन दूषित होता है, तो रक्त, मांस, रक्त, कफ और मेद, ठीक है, ये 4 धातुएं इसमें दूषित होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्तन में गोल उठा हुआ और ग्रथित शोफ उत्पन्न हो जाएगा, उसी को बोला जाता है स्तन ग्रंथि। इसकी भेदों की अगर बात करें तो आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 5 और आचार्य वाग्भट ने इसके 9 भेद बताए। ये आपने सर्जरी में भी याद किए होंगे, वहाँ पे भी टॉपिक है ग्रंथि, है ना, तो जो भेद वहाँ पे होते हैं वही यहाँ पे है। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, शिराज और मांसज, ठीक है। सुश्रुत मांस नहीं खाता तो सुश्रुत में मांसज भेद नहीं है। और वाग्भट तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलता है, चरक से भी एक्स्ट्रा बोलता है। कौन कौन से एक्स्ट्रा बोले इसने, तो व्रणज भी बोला है, अस्थिज भी बोला है और रक्तज भी बोला है, ये 3 इन्होंने बताए हैं एक्स्ट्रा। सामान्य लक्षणों की बात करें तो प्रधान लक्षण तो क्या मिलेगा, क्योंकि कहीं पे ट्यूमर हुआ है तो वहाँ पे वो गांठदार फील होगा, ठीक है, नोड्यूलर फीलिंग होगी। विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वातज में पीड़ा होगी, पित्तज में दाह होगा और कफज में कठोरता आएगी। साध्यता है, साध्यता तो कृच्छ साध्य जो है सिराज ग्रंथि में जो पीड़ादायक हो, और मतलब ग्रंथि यहाँ पर ने पीछे टाइप पड़े ना, तो उनमें भी शिराज ग्रंथि जो कि पीड़ादायक और जो मूवेबल हो वो कृच्छ साध्य होता है। असाध्य कौन सा होगा, शिराज ग्रंथि में भी पीड़ा रहित हो और अचल हो, ठीक है, अचल हो, आकार में बड़ी हो और मर्म प्रदेश में अगर उत्पन्न हुई है तो वो असाध्य होती है। बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो सब कैसी होती है, साध्य होती है। चिकित्सा सामान्य सिद्धांत क्या है, सबसे पहले बल की रक्षा करनी है, उसके बाद में स्नेहन शोधन देना है। तो स्नेहन शोधन के लिए सबसे पहले बृहति द्वय पिपली और चित्रक से सिद्ध पुराण ग्रंथ से स्नेहन करवाना है। उसके बाद में तीक्ष्ण द्रव्यों से वो शोधन करवा के संसर्जन कर्म करवाना है। और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि है तो एक्सीजन करना है, ठीक है, तो छेदन किया जाता है। तो सामान्य सिद्धांत अपना क्या हुआ, बल की रक्षा करनी है, स्नेहन शोधन करवाना है और देन करवाना है छेदन कर्म, ठीक है। पक्वावस्था में क्या चिकित्साएं करनी है, तो ग्रंथि को उसकी कोश समेत ही बाहर निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद में वहाँ पे कोटरी करनी है ताकि क्या हो कि ब्लीडिंग ना हो और घाव भर जाए, ठीक है। और उसके बाद तो व्रणवत वहाँ पर चिकित्सा करनी है। पक्व ग्रंथि में शस्त्रक्रम के द्वारा छेदन करके कषाय द्रव्यों से क्या करना है, प्रक्षालन करना है, ताकि बचे हुए जो भी ऐसे टेब्रीज वगैरह वो सब बाहर निकल जाए। और उसके बाद हीलिंग के लिए घृत और मधु का गाढ़ा लेप लगाना है। अब इसके लिए कुछ विशिष्ट लेप भी है, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि विष्णुक्रांता और पेटारी है, ठीक है, इनको कांजी के साथ में पीस करके लगाया जाता है। और इस योग के लिए एक चीज़ ये भी बोला जाता है कि काला स्फोट जैसी गंभीर बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती है। एक तीक्ष्ण लेप का यूज़ किया जाता है। तीक्ष्ण लेप में क्या क्या आता है, गंधक, अर्क, दुग्ध, हड़ताल, जमालगोटा, ठीक है, चीज़ें याद रखनी है। कुछ कुछ जो स्पेसिफिक योग आए ना वो याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, लिखने के लिए भी बताने के लिए भी। तो ये तीक्ष्ण लेप का, विष्णुक्रांता पेटारी का, और दूसरा हो गया तीक्ष्ण लेप। नाउ अबाउट टॉपिक 3, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ये आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में कि फाइब्रोएडिनोमा को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो फाइब्रोएडिनोमा होता है क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का, ठीक है। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर कौन सा है, तो फाइब्रोएडिनोमा होता है। बेनाइन है मतलब नॉन कैंसरस होता है। अब इसका नाम ना फाइब्रोएडिनोमा है, मतलब ये बाईफेजिक ट्यूमर होता है। इसमें ग्लैंडुलर पार्ट भी होता है और कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट भी होता है, ठीक है। तो जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो एपिथेलियल हो गया और कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट स्ट्रोमल हो गया। बाईफेजिक होता है, अराइज किससे होता है, ग्लैंडुलर से भी और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू से भी, ठीक है। और इसे ब्रेस्ट माउस भी बोला जाता है। ब्रेस्ट माउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हाईली मोबाइल होता है, फिंगर से पुश करने पे ये इधर उधर भागता है, इसलिए इसे ब्रेस्ट माउस बोला जाता है। ईटियोलॉजी की बात करें, इसकी क्या क्या कारण है, तो फीमेल में अपन जितनी भी डिजीजेस पढ़ते हैं ना उनमें सब में एक चीज़ तो कॉमन आती है, क्या, कि इसका जो एग्जैक्ट नोन है, एग्जैक्ट कोज जो है वो अननोन है, ठीक है, ये वाली चीज़ तो होती ही होती है। दूसरी चीज़ कि ये जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन से थोड़ी सी लिंक्ड होती है। क्यों, फीमेल के अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेनोपॉज होता है,
ये सारी चीज़ें, मेनार्की होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो इस वजह से हार्मोनल अप डाउन होता है, इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, ये एक रिलेटिवली कोज है। तो सबसे पहले है ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी। ईस्ट्रोजन सेंसिटिविटी में क्या है कि ब्रेस्ट टिश्यू का एक पार्ट जो होता है वो उसके ईस्ट्रोजन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोकल ओवर ग्रोथ होगी और फाइब्रोएडिनोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी चीज आती है एज फैक्टर। एज फैक्टर में मोस्ट कॉमन एज होती है 15 to 35, यंग फीमेल्स। क्यों? क्योंकि इस एज में ईस्ट्रोजन होता है पीक पे, और ईस्ट्रोजन के प्रति अपन ने देखी कि अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। तीसरी चीज अपने पास आती है लाइफ साइकिल चेंजेस। प्रेगनेंसी हो गया, हार्मोन थेरेपी अगर कोई फीमेल लेती है तो उसमें क्या होता है कि साइज बढ़ जाती है, और मेनोपॉज के टाइम अपने आप साइज कम हो जाती है। क्यों? जिससे क्या होगा कि देखो, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है तो ट्यूमर ग्रो करेगा, और ईस्ट्रोजन कम होगा मेनोपॉज के टाइम तो ट्यूमर हो जाएगा अपना श्रिंक। ओसीपी का कोई फीमेल यूज़ करती है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रोएडिनोमा फॉर्मेशन के। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? तो सबसे पहले तो क्या मिलेगा देखने पे, देखो फाइब्रोएडिनोमा हुआ है तो पाल्पेबल लंप मिलेगा। अपन ने माउस बोला था ना, इसको ब्रेस्ट माउस बोला था, तो पाल्पेट करने पे क्या होगा कि एक लंप जैसा मिलेगा, मूवेबल लंप जैसा मिलेगा। ठीक है, तो सॉलिटरी, पेनलेस, फर्म एंड रबरी लंप मिलता है। ये हो गए लंप के फीचर। अब मोबिलिटी की बात करें तो ये एक्सट्रीमली मोबाइल होता है इन द ब्रेस्ट टिश्यू, इसीलिए इसे ब्रेस्ट माउस बोल दिया। साइज कितनी होती है? तो 1 to 3 होती है इसकी, 1 to 3 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। अगर इससे बड़ा है तो उसे जाइंट फाइब्रोएडिनोमा बोला जाता है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो। सरफेस की बात करें तो सरफेस होती है इसकी स्मूथ, वेल सर्कमसाइज्ड बॉर्डर्स इसकी होती है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आपको मिलती है, मूवेबल नहीं है, पेनफुल है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पेन की बात करें तो जनरली ये ना पेन लेस होता है, बट है ना कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, बिफोर द मेंस्ट्रुएशन थोड़ी टेंडरनेस मिल सकती है, बाकी ये पेन लेस होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है ये। मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 10 से 15% केस ही है जिसमें मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा मिलते हैं। बाकी ये क्या होता है कि एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, बाकी ये इतना ज़्यादा मल्टीपल होता नहीं है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए किया जाता है ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपन करवाएंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में इमेजिंग उसको देखेंगे, और तीसरी करवाएंगे अपन पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले पालपेट करेंगे, तो मोबिलिटी चेक करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, देन उसकी साइड चेक करेंगे। उसके बाद करवानी है इमेजिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस में प्रीफर किया जाता है? 35 से कम की जो फीमेल्स होती है उनमें अल्ट्रासाउंड प्रीफर किया जाता है, कोई रेज यूज ना करे अपन। अल्ट्रासाउंड में मिलता क्या है अपन को अगर फाइब्रोएडिनोमा है? तो वेल डिफाइंड हाइपोइकोइक ओवल मास मिलता है। और मेमोग्राफी किस में करवाई जाती है? 35 से ज़्यादा वाली फीमेल्स में करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें अपीयरेंस कैसा मिलता है? वही स्मूथ राउंड राउंड मिलता है। ठीक है, स्मूथ राउंड, ओपेसिटी। एक सेकेंड। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? तो स्मूथ एज वाला होता है, रेडियो ओपेक मास मिलता है, और इसमें बहुत बार क्या होता है कि पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ में ये इसमें रिग्रेशन होने लग जाता है, तो वहाँ कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। ठीक है, ओल्डर फीमेल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की कंफर्म करने के लिए कि ये मेलिग्नेंट तो नहीं है, क्या ये बेनाइन नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए एक तो किया जाता है एफएनएसी, दूसरा किया जाता है कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल बायोप्सी जो होता है इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है, और ठीक है, और इसको ना फाइलोइड ट्यूमर से डिफ्रेंशिएट भी करता है कोर नीडल बायोप्सी। तो ये दो हो गई इसकी। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात है तो इसमें जैसे टीएनएम क्लासिफिकेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, वैसे इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होता है अलग से। ठीक है, इसमें बस कुछ ऐसे ही टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल फाइब्रोएडिनोमा, मोस्ट कॉमन टाइप होता है और ये कैंसर की चांसेस को इंक्रीज नहीं करता है। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा। इसमें क्या होता है कि फाइब्रोएडिनोमा के साथ साथ में थोड़े बहुत
कुछ एडिशनल चेंजेस भी होते हैं, जैसे सिस्ट फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस वगैरह साथ में होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से चांसेस को बढ़ा देता है ब्रेस्ट कैंसर के को। फिर आता है जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा, जो ये 10 से 18 वाली जो एज होती है उसमें ईस्ट्रोजन सर्ज होता है, ईस्ट्रोजन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर भी तेजी से बढ़ सकता है। उसके बाद में आता है जाइंट फाइब्रोएडिनोमा। जाइंट फाइब्रोएडिनोमा अपन ने पीछे भी बात कर ली कि 5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा साइज है तो उसे बोला जाता है जाइंट फाइब्रोएडिनोमा। और ये क्या करता है, ये डिसफिगरमेंट भी करेगा, ठीक है, और डिफॉर्मिटी भी कोज करता है ब्रेस्ट के अंदर। अब इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में ध्यान ये रखना है कि हर फाइब्रोएडिनोमा का ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, एज पे, उसकी साइज़ क्या है, सिम्टम्स कैसे हैं, और अगर मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है या फिर नहीं, इन 4-5 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, मेनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। साइज अगर 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, वो पेनलेस है, ठीक है, और अपन ने ट्रिपल असेसमेंट से कंफर्म कर लिया कि वो बेनाइन ही है, तो उसमें केवल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। रेगुलर फॉलोअप किया जाता है 6-12 महीने तक, और साइज को मॉनिटर किया जाता है। रीज़न क्यों, क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है, बेनाइन होता है, कई केसेस में अपना श्रिंक हो जाता है, तो अननेसेसरी सर्जरीज को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए अगर कंफर्म हो गया है कि बेनाइन ही है तो उसको केवल ऑब्जर्व करो। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, एक्सीजन किया जाता है। सर्जिकल रिमूवल कब इंडिकेट किया जाता है, तो अगर रैपिड ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है तो कैंसर के थोड़ा सा सस्पिशन बढ़ जाता है इसमें, इस चांसेस में। और अगर साइज 3-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वही जाइंट हो गया है, अगर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हो गई है, ठीक है, कोई सस्पिशियस फाइंडिंग मिलती है अपन को ट्रिपल असेसमेंट के अंदर, पेशेंट्स को बहुत एंजाइटी रहती है, ठीक है, पेशेंट एनसीएस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो भी क्या किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। 2 तरीके के मैनेजमेंट पढ़ लिए। तीसरा होता है मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। इनमें क्या आता है, पहला तो आता है क्रायो एब्लिशन। इसमें क्या किया जाता है, ट्यूमर को फ्रीज करके उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। दूसरा होता है वैक्यूम असिस्टेड कोर बायोप्सी। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल इंसिजन किया जाता है, स्मॉल इंसिजन से ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और कॉस्मेटिक आउटकम इसका बहुत अच्छा होता है, और सर्जरी की ज़रूरत इसमें कम पड़ती है। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रिवेंशन एंड ब्रेस्ट अवेयरनेस। इसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, हर महिला को करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो कैंसर के चांसेस भी अगर है तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए, डाइटरी फैक्टर्स हो गए, ठीक है, तो डाइट में फैट वाली डाइट कम लेनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन होता नहीं है। देखो, अच्छी डाइट होगी तो हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल जो ब्रेस्ट हेल्थ है वो बेटर रहेगी, तो इसके चांसेस हो जाएंगे कम, ठीक है। और स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, रेगुलर स्क्रीनिंग वगैरह करवाते रहना है, तो ये कुछ इसके प्रिवेंशंस हो गए। 4th टॉपिक अपना है स्तन अर्बुद। अब स्तन अर्बुद क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो ब्रेस्ट टिश्यू की अगर मेलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर कहलाएगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली ये डक्ट से स्टार्ट होता है और लोब्यूल से स्टार्ट होता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ब्रेस्ट कैंसर, क्यों, क्योंकि ये फीमेल में सबसे कॉमनली होने वाला कैंसर होता है और डेथ का मेजर कोज भी है, ओके। तो ये ब्रेस्ट की सेल से स्टार्ट होता है और मोस्ट कॉमन कैंसर होता है अमंग द वुमेन वर्ल्ड वाइड। लीडिंग कॉज ऑफ द कैंसर रिलेटेड मोर्टिलिटी, कैंसर रिलेटेड जो भी मोर्टिलिटी है उसमें लीडिंग कोज ये है। और क्योंकि ये ब्रेस्ट के पास में ही सराउंडिंग टिश्यू यहाँ से मेटास्टेसिस करके ये
स्पाइन में चला जाता है। ये जो कैंसर है वो स्पाइन में चला जाता है। स्पाइन में धीरे धीरे पहले पेन होता है, पहले क्योंकि जल्दी से ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो स्पाइन में जाएगा, स्पाइन में धीरे धीरे डिफॉर्मिटी कोज करेगा। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि कमर में कोई दिक्कत है, लेकिन वो धीरे धीरे फैलता फैलता प्रोट्रूजन होने लग जाता है। और देन उसके बाद में जब तक डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये कैंसर, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो ये केवल एक सिंगल कोज इसका होता नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल होता है। इसके जेनेटिक कोज भी होते हैं, हार्मोनल कोज भी होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी फीमेल्स को तो ब्रेस्ट कैंसर होता नहीं है, तो कुछ कुछ इसके फैक्टर होते हैं और मल्टी फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला है एज एंड जेंडर। ठीक है, इंक्रीजिंग एज के साथ में क्या होता है कि रिस्क बढ़ता जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली वर्किंग किस में होता है, फंक्शनल किस में होती है, ग्लैंड्स फीमेल में होती है, तो फीमेल में ही होता है ये। ओके, उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि BRCA1 और BRCA2 जीन्स है, उनका म्यूटेशन अगर हो जाता है, ठीक है, BRCA1 और BRCA जीन का म्यूटेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देता है। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर इज़ ए मेजर इंडिकेटर। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी अगर किसी को है तो उससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, अपन उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ये वाली जीन का म्यूटेशन हो सकता है। अब देखो इन जीन का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। अब म्यूटेशन हो जाएगा तो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होने लग जाएगी और कैंसर हो जाएगी। ये अपन वहाँ पे भी ओवेरियन कैंसर में, उसमें सर्वाइकल कैंसर वगैरह में, उनमें भी ये वाली जीन पड़ते हैं, तो इनका फंक्शन तो वही सेम ही रहेगा ना कि ये ट्यूमर को सप्रेस करने वाली जीन होती है। अब है हार्मोनल फैक्टर। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन का बहुत वो आ जाता है, रोल आ जाता है इसके अंदर। जैसे किसी में अर्ली मीनार्की हुई है और लेट मेनोपॉज हुआ है तो उसकी बॉडी जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ईस्ट्रोजन के संपर्क में रही है, और ईस्ट्रोजन का काम होता है ग्रोथ करवाना, इसलिए दो तो ये हो गए। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है नलीपेरिटी। ठीक है, एक बार भी किसी ने बर्थ नहीं दिया है या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी ही 30 के बाद में हुई है तो थोड़ी सी फीमेल बॉडी की ना टेंडेंसी होती है कि रिप्रोडक्शन के लिए तो बॉडी बनी ही होती है कि संतान उत्पत्ति करे, लेकिन अगर नहीं करती है तो बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं। एग्जैक्ट कोज का नहीं पता होता है, बट कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर टिश्यू बनने लग जाते हैं। जैसे कि जो अपन यूटेराइन फाइब्रॉइड पढ़ते हैं तो उसमें भी तो यही सेम चीज़ अपन देखते हैं कि क्या होता है कि यूट्रस जो है वो, यूट्रस में अगर बच्चा नहीं बन रहा तो खुद के बच्चे बना देता है, वही यूटेराइन फाइब्रॉइड बन जाते हैं। तो वही वाले कुछ कुछ कोजेज़ है, एग्जैक्ट कोज इसका नहीं पता, बट नलीपेरिटी अगर है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ है अपने पास में HRT अगर ले रहे हैं तो भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर है जैसे कि ओबेसिटी हो गया, स्पेशली पोस्ट मेनोपोजल। ठीक है, पोस्ट मेनोपोजल अगर ओबेसिटी किसी के अंदर है तो एल्कोहल हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। फिर है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में अपन क्या देखेंगे कि अगर प्रीवियस ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहा है या फिर हाई रिस्क लीजन्स उसमें है। हाई रिस्क लीजन्स कौन से? एपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया लाइक, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर रहा है तो उनमें क्या है, थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं कैंसर के। क्लिनिकल फीचर तो अर्ली स्टेज के अंदर तो क्या होता है कि ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ऑफ्टन नो सिम्टम्स ही नहीं मिलते हैं। लेकिन जब ये प्रोग्रेस करता है तब ये ऑब्जर्वेशन में आता है, तब इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक पेनलेस लंप, ठीक है, पेनलेस लंप मिलता है, मोस्ट कॉमनली ये वाला सिम्टम मिलता है जिसमें हार्ड इरेगुलर फिक्स्ड टाइप का और पेनलेस लंप मिलता है। स्किन में क्या क्या चेंजेस होंगे, जो ऊपर अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि डिम्पलिंग होती है, ठीक है, क्योंकि नीचे से क्या होता है कि श्रिंक होता है, फेशिया वगैरह श्रिंक होता है तो वो स्किन को नीचे की तरफ खींचता है एडिमा की वजह से, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिम्पलिंग हो जाएगी और पाउडी ऑरेंज वहाँ पे साइन मिलेगा, अल्सरेशन मिलेगा। अल्सरेशन नॉर्मली क्या होता है कि एडवांस स्टेजेस में मिलता है, इनिशियली नहीं मिलता। निप्पल में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो निप्पल में क्या होगा कि निप्पल रिट्रैक्शन मिलेगा, इनवर्ड पुलिंग जो होती है उसको बोला जाता है निप्पल रिट्रैक्शन। और अगर किसी फीमेल में ये दिखता है तो उसको जल्दी से जल्दी फर्दर जो भी डायग्नोसिस होते हैं वो जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का बहुत वो कॉमन साइन होता है। निप्पल डिस्चार्ज अगर मिलता है, और स्पेशली डिस्चार्ज में भी कौन सा, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज मिलता है अगर, ठीक है, एक्जिमेटस चेंजेस मिलते हैं, ठीक है,
इसको क्या बोला जाता है? पेजेट डिजीज़ बोला जाता है। पेजेट डिजीज़ में क्या होता है कि निप्पल और एरियोला पे रेडनेस मिलती है, क्रस्टिंग मिलती है और एक्जिमा जैसे चेंजेस मिलते हैं इसमें पेजेट डिजीज़ में। तो याद रखना है पेजेट डिजीज़ कब होती है? कैंसर के टाइम। उसके अलावा एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, ठीक है। एक्जिला में क्या होता है कि हार्ड एंड लार्ज लिम्फ नोड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो काम करता है मेटास्टेसिस का, लिम्फ ड्रेनेज। तो अगर किसी में एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी मिल रही है तो ये अर्ली मेटास्टेसिस का साइन होता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिलता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस एडवांस स्टेज में मिलता है। इसमें क्या होता है कि बोन में पेन होता है अगर बोन मेटास्टेसिस हो जाता है तो। जॉन्डिस मिलता है अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो। ब्रेथलेसनेस मिलेगी अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए वही सेम ट्रिपल असेसमेंट किया जाएगा। पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद में इमेजिंग करवाई जाएगी और उसके बाद में पैथोलॉजी करवाई जाएगी। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे कि डिटेल पाल्पेशन ऑफ द बोथ ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी रीजन्स, वहाँ पे पाल्पेशन करेंगे, वहाँ का अपीयरेंस वगैरह देखेंगे कि लंप की साइज़ कितनी है, मोबिलिटी कितनी है, एक्सिलरी नोड्स की कंडीशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सस्पिशन तो यहीं से मिलेगा अपन को। उसके बाद में क्या करवानी है? इमेजिंग करवानी है। तो इमेजिंग के लिए मेमोग्राफी करवाई जाती है। अगर 35 से फीमेल की एज ज़्यादा है तो उसमें करवाई जाती है मेमोग्राफी, ठीक है। मेमोग्राफी में क्या मिलेगा? इरेगुलर मास मिलेगा, कैल्सिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाना है अगर 35 के अंडर फीमेल है तो, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएट करता है कि सॉलिड है या फिर सिस्ट है, ठीक है। उसके बाद में करवाई जाती है एमआरआई। एमआरआई किस में मेनली यूज़फुल होती है? हाई रिस्क पेशेंट हो गए, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है किसी के अंदर, सॉरी मल्टीफोकल डिजीज़ है किसी के अंदर। उसके बाद आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कन्फर्मेशन के लिए करवाई जाती है। इसमें कोर नीडल बायोप्सी की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाली होती है। इसमें क्या किया जाता, मतलब इस ये अपन को क्या रिजल्ट देता है कि टिश्यू में क्या चेंजेस हुए हैं, कोई रिसेप्टर स्टेटस की ER PR EHER2 वगैरह, इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो बस ये याद रखना है इसमें कि कोर नीडल बायोप्सी करवाई जाती है। दूसरा FNAC करवाई जाती है। अब FNAC में क्या होता है कि ये इन्वेजिव या फिर इन सिटू में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, बट कोर नीडल बायोप्सी जो है इनमें डिफ्रेंशिएट भी करती है और इससे ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है कि क्या करवाना है आगे, हार्मोनल थेरेपी करवानी है, कीमोथेरेपी करवानी है, वो सब। अब अपन ने पहले फाइब्रो एडिनोमा पढ़ा था, उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, बट यहाँ पे क्या है? स्टेजेस है। स्टेजिंग मिलती है TNM सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। TNM का मतलब क्या हुआ? T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड्स, M फॉर मेटास्टेसिस। 3 चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे T की बात। T फॉर ट्यूमर हो गया। ट्यूमर में क्या क्या चीज़ें आती है? T1 अपन कब मार्किंग देते हैं? जब 2 सेंटीमीटर से कम साइज़ का होता है, ठीक है। बाद में T2 अगर 2 से 5, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो T1 कब होगा? जब 2 सेंटीमीटर से कम साइज़ है। T2 कब होगा? जब 2 से 5 के बीच में है। T3 होगा जब 5 से ज़्यादा साइज़ हो गई है। और T4 में जब जो चेस्ट वॉल और स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे T4 मार्किंग दी जाती है। उसके बाद आती है नोड्स। लिम्फ नोड की बात करेंगे क्योंकि लिम्फेटिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत हाईली लिम्फेटिक एरिया है ये वाला, ठीक है। तो N की बात करेंगे तो N में N0 मार्किंग कब दी जाती है? अगर नोड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक सेकेंड है ना, इसको साफ कर देती हूँ। नोड का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे N0 मार्किंग दी जाती है और N1 से लेके N3 में इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, ठीक है। अगर फिक्सेशन हो गया है, मतलब फिक्स हो गई है वो, इसका मतलब क्या है कि एडवांस डिजीज़ है। फिर आती है M4 हो गया मेटास्टेसिस। M0 का मतलब स्प्रेड नहीं हुआ है, M1 मतलब कि डिस्टेंट स्प्रेड हो गया है, ठीक है। कहाँ पे स्प्रेड हो गया है? बोन में, लंग में, लीवर में, ब्रेन में, यहाँ पे स्प्रेड हो गया है। तो अपन 3 चीज़ों की बात करते हैं, T एंड M। T1, T2, T3 और T4। T1 कब मार्किंग देंगे? जब 2 सेंटीमीटर से कम की साइज़ है। T2 जब, देखो ऐसे याद रखना, T1 में 2 से कम की, T2 में 2 से 5, T2 2 to 5, ठीक है। T3 में 5 से कम हो जाएगी, 2 से 5 है, बीच वाले में हो जाएगा 2 से 5, इससे ऊपर वाले में T3 में तो हो जाएगा 5 से ज़्यादा और T1 में हो जाएगा 2 से कम।
T4 वाले में तो चेस्ट वॉल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ऐसे ये याद रह जाएगा आपको। फिर N है, N में N0 हो जाएगा और N1 से N3 तो इंक्रीजिंग में हो जाएगा। और अगर फिक्सेशन हो गया है मतलब कि एडवांस स्टेज है, M से मेटास्टेसिस हो जाएगा, उसमें M0 और M1 हो जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफाइड स्टेजेस दे रखी है कुछ। देखो, अगर नॉर्मली अगर अपन को बोल दे कि स्टेज 1 और 2, स्टेज 1 और 2 का मतलब होता है कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 3 का मतलब है कि लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है बट मेटास्टेसिस ज़्यादा नहीं हुआ है, स्टेज 4 का मतलब है कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब कि बॉडी में और जगह भी फैल गया है। ठीक है, तो याद रखना स्टेज 1 और 2 जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है, स्टेज 3 का मतलब होता है कि लोकली है बट एडवांस स्टेज है। ठीक है, और स्टेज 4 का मतलब है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है, वेट कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए टाइम टू टाइम फीमेल को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनिंग जैसे कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, कोई डाउटफुल अगर हो तो फटाफट से जाके, मतलब फटाफट से क्या, वही जाके क्लिनिक और एग्जामिनेशन करवाना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना है, मेमोग्राफी करवानी है। अगर 40+ एज हो गई है और थोड़ा सा रिस्क भी है कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह रही है तो मेमोग्राफी भी करवानी है 1-2 साल पे। क्यों, रीज़न क्या है इन चीज़ों का कि अर्ली डिटेक्शन का होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो बेटर सर्वाइवल होगा, वरना डेथ हो सकती है। हाई रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, अगर ब्रेका म्यूटेशन वाले पेशेंट्स है उनमें क्या किया जाता है कि कीमो प्रिवेंशन दिया जाता है, उसके लिए टेमोक्सिफेन मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी भी की जाती है, ताकि क्योंकि चांसेस तो होते हैं ब्रेका वाले में, तो उसमें पहले ही मेस्टेक्टोमी कर दी जाती है। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो मैनेजमेंट जो होता है इसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की जाती है कि सर्जरी भी की जाती है, रेडियोथेरेपी भी की जाती है और सिस्टेमिक थेरेपी भी की जाती है, इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी हर एक कैंसर में होता ही है ये वाली चीज़। तो देखो, अपना फर्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जाती है, BCS। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि अगर ट्यूमर और स्मॉल मार्जिन जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, इसमें ब्रेस्ट बचा रहता है। ठीक है, ट्यूमर है और उसका जो बाकी के जो साइड के थोड़े बहुत मार्जिन है वो इसमें रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, अब ये कब करते हैं, जब छोटा ट्यूमर है तभी करेंगे, क्योंकि बड़ा ट्यूमर होगा तब तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा आता है मेस्टेक्टोमी, पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव कर दिया जाता है। कब किया जाएगा, जब लार्ज ट्यूमर है या फिर मल्टीपल लीजन्स देखने को मिल रहे हैं तब मेस्टेक्टोमी किया जाता है। थर्ड आता है अपने पास में एक्सिलरी सर्जरी। इसमें जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बायोप्सी की जाती है, सेंटिनल नोड बायोप्सी की जाती है, तो अर्ली केसेस में की जाती है, तो उसमें एक्सिलरी डिटेक्शन हो जाएगा। अगर नोड्स पॉजिटिव है तो क्या किया जाएगा, देखो एक बार वापस बता देती हूँ, मैंने थोड़ा सा ना इसको उल्टा सीधा बता दिया है। पहले क्या किया जाता है कि सेंटिनल नोड बायोप्सी की जाती है। अगर क्या होता है कि अगर पॉजिटिव है तो एक्सिलरी डिसेक्शन किया जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन किया जाता है अगर नोड्स पॉजिटिव है तो। फिर आती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी कब की जाती है, ये की जाती है सर्जरी के बाद में। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग कैंसर सेल कुछ हो सकता है कि बच गई हो तो वो मेटास्टेसिस कर सकती है, रिकरेंस हो जाता है, तो इस वजह से वापस से की जाती है रेडियोथेरेपी। उसके बाद में सिस्टेमिक थेरेपी की जाती है। सिस्टेमिक थेरेपी के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि मेडिसिन दी जाती है, वो कैंसर सेल को किल करती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है, एक तो होती है नियो एड्जुवेंट, दूसरी होती है एड्जुवेंट। जो नियो एड्जुवेंट होती है वो सर्जरी से पहले दी जाती है और दूसरी होती है एड्जुवेंट जो कि सर्जरी के बाद में दिया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है ट्यूमर को श्रिंक करना या फिर रिकरेंस को रोकना। पहले दी जाती है वो तो ट्यूमर को श्रिंक करेगी और बाद में दी जाती है वो रिकरेंस को रोकेगी। फिर हार्मोनल थेरेपी के लिए कुछ ड्रग्स है, जैसे कि अपन ने पहले भी इसकी बात करी है कि टेमोक्सिफेन का यूज़ किया जाता है। ये क्या काम करती है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर जो होता है उसकी ग्रोथ को रोकती है।
फिर आता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का यूज़ कब किया जाता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का यूज़ किया जाता है एडवांस केसेस के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में आती है, अब देखो क्या है कि फोर्थ स्टेज तक फीमेल पहुंच चुकी है, तो उसमें केवल पैलिएटिव केयर ही दी जाती है। उसमें पेन रिलीफ के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ट्राई किया जाता है, बाकी उसको ठीक नहीं किया जा सकता।